तारीख है 1 नवंबर सन 2023 अभी के सब खास है। और आज तारीख है 1 नवंबर सन 2023 और आप सभी को ये भी याद रखना है कि आज हरियाणा का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आज मेडिकल की पार्किंग लगेगी सर, आज मेडिकल की पार्किंग नहीं लगेगी, आज दिल्ली सल्तनत की पार्किंग लगेगी। ठीक है, आप सभी को पता है आज का जो टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत को खत्म करने की ओर है। ये वो पॉइंट है जो कल की क्लास में मैं लिखवा रहा था। मैंने सिकंदर लोधी के बारे में बताया था। हल्का सा इसके अंदर रिवीजन करते हैं, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, सभी को पता है मैं मध्यकालीन पढ़ा रहा हूं। और मध्यकालीन भारत के अंदर आपका जो है एक होता है दिल्ली सल्तनत, एक होता है दिल्ली सल्तनत। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे थे। और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके 5 वंश होते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद होता है भाई आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश होता है। उसके बाद तुगलक वंश होता है, तुगलक वंश होता है। उसके बाद सैयद वंश होता है। उसके बाद लोधी होता है, उसके बाद लोधी वंश होता है। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी, सैयद वंश यानी सैयद डायनेस्टी पढ़ चुके हैं। लोधी डायनेस्टी के बारे में बेसिकली हम जिक्र कर रहे थे। लोधी डायनेस्टी के बारे में जिक्र करते हुए मैंने बताया था कि इसकी स्थापना 1451 से लेकर 1526 के बीच में चलेगी। स्थापना 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, जिसको इनवाइट किया था हमीद खान ने। हमीद खान आलम शाह का मंत्री हुआ करता था, जिसके द्वारा ये चीज की गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है स्टार्ट करें। ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी ऐसे भाई हैं और बहनें हैं, भाई हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जिनका यहाँ आना सिर्फ इसलिए होता है कि वो मुझे याद दिला पाएं कि मैंने आपके लिए पीडीएफ अपलोड नहीं की है, तो आपसे हम विशेष माफी चाहते हैं कि आप गुलशन, तो गुलशन मेरे हिसाब से फिर आपको ऑफलाइन ऑप्ट करना चाहिए कि अगर आपको जितना मैं लेता हूँ बेटा। ठीक है भाई गुलशन, आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी है यहाँ पे जी सर। अब लोधी डायनेस्टी के बारे में अब तक हम 2 रूलर्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंटर्स हैं और उस पॉइंटर्स की वजह से मुझे हल्का सा पीछे रिवाइज करा के आना पड़ेगा, तब मैं आपको यहाँ आगे बढ़ाऊंगा। सिकंदर लोधी को हम पढ़ रहे थे। सिकंदर लोधी के बारे में मैंने बताया कि भाई सिकंदर लोधी जो था, लोधी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था, मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ लोधी डायनेस्टी। अंडरस्टैंड जी। इसके बारे में बताया था कि इसके प्रमुख कार्य 1504 में आगरा शहर की स्थापना, 1505 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार का पुनरुद्धार कराना। ठीक है, चलिए। इसके बाद 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाना, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। एक बच्चा पूछा सर सिकंदर लोधी का बहलोल से क्या कनेक्शन था? बहलोल की आत्मा आती थी सिकंदर लोधी के अंदर दिन में 4 बार, 5 बार वो अपनी आत्मा के शिकार के कारण सिकंदर लोधी को बहलोल लोधी कहा जाता था 70 बार। ये कोई सवाल है क्या तुम्हारा? सर क्या कनेक्शन था? मैंने बताया नहीं था ये बेटा था। हंस होती है बात करते हैं। इसने अनाज से टैक्स को हटाया, गजे से सिकंदरी शुरू किया। एक भूमापन इकाई थी, लैंड मेजरमेंट यूनिट। साहित्य प्रभाव, इसमें स्वयं कविता लिखी। जब स्वयं कविता लिखता था उसमें लेखक का नाम लिखता था गुल्लुकी। अपने आप को गुल्लुकी नाम से बताया करता था और कहता था कि गुल्लुकी के नाम से जो कविता है वो मेरी है। संगीत पर फारसी के अंदर एक पुस्तक है जो ट्रांसलेट करके बनाई गई थी, जिसको लज्जत ए सिकंदरी बोला जाता है। इसके बाद आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसके अंदर फहर ए सिकंदरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट समझ पाया आप इस चीज को? हाँ सर, इस चीज को हम समझ पाए। ठीक है, कोई समस्या किसी प्रकार की? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसके और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं, वो हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सिकंदर लोधी। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सिकंदर लोधी, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सिकंदर लोधी। हमारी लाइब्रेरी कब जली थी? कौन सी लाइब्रेरी? ठीक है, ध्यान दे लो। सिकंदर लोधी के बारे में अब तक हम काफी सारी बात कर चुके हैं। इसके प्रशासनिक प्रभाव, इसके साहित्यिक प्रभाव हम देख चुके हैं। वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा जिक्र रह गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेगी। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे इसके समय में सबसे अधिक खतरा किससे था? इसके समय में सर्वाधिक खतरा किससे था? सर्वाधिक खतरा इसको किससे था? सर्वाधिक खतरा था इसका राजपूत वंशों की बढ़ती ताकतों से। राजपूत वंशों की बढ़ती ताकतों से सबसे ज्यादा दिक्कत थी, बढ़ती ताकतों से। ठीक है, बढ़ती ताकतों से। जो राजपूत वंश था वो साम्राज्य विस्तार पर आ चुका था, वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इस वजह से यही बनेगा कि साम्राज्य नीति की वजह से यहाँ पे देखना आपको मिलेगा, देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा विदेशी अटैक भी इसके ऊपर हो सकते थे। इसके ऊपर विदेशी अटैक का खतरा भी था, विदेशी अटैक का भी इसके ऊपर खतरा था, विदेशी अटैक का खतरा था। विदेशी अटैक में कौन कौन से मंगोल वगैरह इन सब लोगों का विदेशी अटैक में कौन कौन? जैसे मंगोल है। ठीक है, मंगोल है। इसी वजह से इसने अपनी कैपिटल को, इन्हीं कारणों से इसने अपनी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट किया था। इन्हीं कारणों से राजधानी को आगरा पहुंचाया था। इन्हीं कारणों से राजधानी को आगरा पहुंचाया। क्लियर? इन्हीं कारणों से राजधानी को आगरा पहुंचाया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर, दूर दूर तक कोई मसला नहीं है, बढ़िया मजा आ गया। एक और चीज आपको समझनी है कि सिकंदर लोधी के द्वारा अंत में, सबसे अंत में क्या किया जाता है? सबसे अंत में देखो, इसकी वास्तुकला देख लो। सबसे पहले वास्तुकला देख लो सर। इसकी वास्तुकला में सबसे पहले मोट मस्जिद याद रखिए, मोट मस्जिद। ठीक है, मोट मस्जिद नहीं है। और इसके अलावा बहलोल लोधी का मकबरा, लोधी का जो मकबरा है वो चिराग दिल्ली में, चिराग एक स्थान है जो दिल्ली के अंदर, कुछ लोग। ठीक है, चलो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कुछ कहते हैं चिराग दिल्ली में, कुछ कहते हैं लोधी कॉम्प्लेक्स में, लेकिन स्पेसिफिकली आपको कौन ज्यादा मानना है? लोधी कॉम्प्लेक्स में। इसका मकबरा लोधी कॉम्प्लेक्स में। दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंटली रिमेंबर। ये चीज आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर वर्क, आर्किटेक्चर वर्क। सिकंदर के बारे में याद रखना, 1517 में इसकी डेथ हो जाती है। 1517 में क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। बच्चा कह रहा है कि मैं नोट्स बना रहा हूं, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता। बेटा आपने जो अपना सेंटेंस लिखा है हिंदी में लिखा है, बात तो ऐसी करो जो मुझे सच लगे, बट स्टिल आई एम टेलिंग because Rajputs were exceeding in area. Rajputs were exceeding in area, and Rajputs wants to expand their kingdom. So it was too much in that time. So that's why there are two things that were developed by him: more Lodi complex. सर ने पूछा कौन कौन बालक है जो मजे ले रहा है
ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको क्लियर है? जी हाँ, ये चीज आपको क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद 1517 में इसकी डेथ हो जाती है। 1517 में सिकंदर की डेथ के बाद लोदी की डेथ के बाद नेक्स्ट रूलर आपको कोई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट रूलर को समझिए जो सिकंदर लोदी की डेथ के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आप उसी के बारे में समझिए। नेक्स्ट रूलर कौन है? वो है भाई साहब आपके इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है, इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है वो 1517 से लेकर 1526 तक था। इब्राहिम लोदी का एक चचेरा भाई भी था। इब्राहिम लोदी का एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई था जो बेसिकली पंजाब का शासक था। नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान जो बेसिकली पंजाब क्षेत्र का शासक था, पंजाब क्षेत्र का शासक था। ठीक है, और ये बेसिकली सुल्तान बनना चाहता था। और ये सुल्तान, ये दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था दौलत खान। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का एक भाई भी था जो महमूद था। इब्राहिम लोदी का एक भाई भी था, एक और भाई था इसका, जो बेसिकली जिसका नाम था महमूद लोदी। वो बिहार बंगाल आसपास शासन कर रहा था। महमूद लोदी उसके आसपास वो शासन कर रहा था, बिहार बंगाल। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी का संघर्षों का समय रहा इसका, संघर्षों का समय रहा। संघर्ष के समय को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। महमूद लोदी का कोई मतलब नहीं था। वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शासन करके खुश था। उसे कोई मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। उसे उस चीज से कोई भी मतलब नहीं था। इसे मतलब मजा आ रहा था, उसे तो खूब मजा आ रहा था। ठीक है चलिए, अब इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए, अपने प्रबलता का सबूत देने के लिए इब्राहिम लोदी दो वो करता है, एक्सपीडिशन, दो आक्रमण करता है। इब्राहिम लोदी सबसे पहले 1517 में ग्वालियर अभियान करता है। ग्वालियर अभियान करता है, दो लोगों के बीच में था। ठीक है, दो लोगों के बीच में था ग्वालियर अभियान। विक्रमजीत वहां का शासक हुआ करता था, विक्रमजीत, और दूसरा है आपका इब्राहिम, इब्राहिम लोदी। इस बैटल के अंदर कौन जीता सर? इब्राहिम लोदी इस बैटल को जीता था, वन द बैटल। तो ये सोचता है कि अगर मैं इस बैटल को जीत गया तो मैं राजपूतों को भी हरा देता हूं। ठीक है, तो ग्वालियर अभियान को जीतने के बाद इसके दिमाग में आता है कि मैं राजपूतों को हरा दूं। तो 1517-18 में खटोली का युद्ध देखने को मिलता है आपको। खटोली युद्ध, खटोली कुछ एंड इब्राहिम के मध्य। इस युद्ध को लेकर डिस्प्यूट है। कुछ लोगों का कहना है इब्राहिम जीता था, कुछ लोगों का कहना है राणा सांगा जीते थे। हम अपने हिसाब से मान के चलेंगे कि राणा सांगा इस बैटल को जीत गए थे। मेनली ऐसा माना जाता है राणा सांगा वन द बैटल। मेनली ऐसा माना जाता है कि इस बैटल को राणा सांगा के द्वारा जीत लिया गया। कमजोर हो गया, उसके बाद इब्राहिम का शासन कमजोर हो गया। इब्राहिम का शासन कमजोर हो गया। इब्राहिम का शासन क्या हो गया था भाई? इब्राहिम का शासन कमजोर हो गया। अब जब इब्राहिम का शासन कमजोर हो गया तो दौलत खान कहता है कि मुझे राजा बन जाने दो। उसके बाद दौलत खान इंसिस्ट करता है शासक बनने के लिए। दौलत खान शासक बनने की पेशकश करता है। दौलत खान शासक बनना चाहता है, लेकिन दौलत खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। लेकिन दौलत खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है और दौलत खान को रिजेक्ट माल में डाल दिया जाता है। दौलत खान को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वापस से पंजाब क्षेत्र पर भेज दिया जाता है। इस बात से दौलत खान को लगता है कि मतलब यार मेरी तो कुछ भी नहीं चलती। ठीक है, प्लस इब्राहिम लोदी का जो बिहेवियर था वो बहुत गलत था। अपने सभी लोगों से, अपने मंत्रियों से वो बहुत गलत तरीके से बोला करता था। मतलब बहुत उल्टा बोलता था सबसे, बोलने की तमीज नहीं थी। खतौली कहां पे? बेटा खतौली आपको दिल्ली के आसपास के रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली राजस्थान के बीच में। अब क्या है, अब वही बात होती है कि उल्टा बोलता था सबसे, और जब सबसे उल्टा बोलता था सामने कह दिया आज इसकी बॉडी टाइट कर देंगे, इसकी पार्किंग में। उसी के चलते ऐड ऑन कर रहा हूं 1519 में 1519 में बाबर पंजाब के कुछ क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करता है। ठीक है चलो, इन 1519 बाबर गॉट सम अटेंशन, कुछ लोगों की अटेंशन हासिल करता है। बाबर की बैटल स्ट्रेटजी, बाबर की युद्ध पद्धति, बैटल स्ट्रेटजी। इसकी युद्ध पद्धति का नाम था तुलुगामा। इसकी युद्ध पद्धति का नाम था तुलुगामा। इसकी युद्ध पद्धति का नाम था तुलुगामा। क्या नाम था इसकी युद्ध पद्धति का? तुलुगामा। ठीक है, तुलुगामा है। क्लियर? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 1526 में 1526 में दौलत खान लोदी, ठीक है, दौलत खान लोदी बाबर को पत्र भेजता है। और बाबर को पत्र भेजकर क्या कहता है? दिल्ली को लूट लो, दिल्ली लूट की पेशकश करता है। दिल्ली लूट की पेशकश करता है। क्लियर? जी हाँ। अब आप लोगों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि आखिरकार बाबर कौन है। ठीक है, इसके बारे में बात बताते हैं। सबसे पहले समझ लो, पहले इब्राहिम को खत्म करेंगे फिर बाबर को शुरू करेंगे। अभी बस मान के चलो बाबर नाम का कोई याद नहीं है, सिर्फ इतना मान के चलो, आगे पता लगेगा बाबर है कौन। ठीक है, दौलत खान लोदी बाबर को पत्र भेजता है। एनसीईआरटी बुक ये सजेस्ट करती है कि यहां दौलत खान लोदी के साथ राणा सांगा भी थे जिन्होंने इनवाइट किया। राणा सांगा भी थे जिन्होंने बाबर को यहां इनवाइट किया। लेकिन ऐसा माना जाता है अन्य शास्त्रों को देखकर, अन्य बुक्स को देखकर कि राणा सांगा ने इसको इनवाइट नहीं किया। यहां पे होता है फिर 1526 में एक बैटल होता है, एक युद्ध होता है, फिर होता है एक बैटल। ठीक है चलिए, वो बैटल कहां पे होता है सर? पानीपत में होता है। इसमें किसके मध्य होता है सर? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस बैटल के अंदर कौन जीता है सर? इस बैटल के अंदर जीता बाबर, वन द बैटल। क्योंकि बाबर का संबंध कहीं ना कहीं मंगोलों से रहा था बहुत टाइम पहले। बाबर का जो वंश था वो मंगोलों का वंश था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की बोलने की जो रुचि होती थी उसने मंगोलों को मुगल बना दिया। मंगोलों को क्या बना दिया बेटा? मुगल बना दिया। ठीक है चलिए, और याद रखना पानीपत कहां पे सर? भाई पानीपत हरियाणा में। और इत्तेफाक की बात ये भी है कि आज हरियाणा दिवस भी है।
1 नवंबर 1966 में 7वें राज्य के रूप में हरियाणा बना था। और आज इत्तेफाक की बात है कि मैंने हरियाणा का जिक्र यहाँ पर भी किया है। इब्राहिम जीत जाता है, ठीक है, इब्राहिम हार जाता है, ही लॉस्ट द बैटल एंड किल्ड, एंड बाबर किल्ड हिम, बाबर किल्ड हिम, बाबर ने उसको मार दिया, क्योंकि ये मंगोल वंश से था, लेकिन बोलने के तरीके में अभी मंगोल को मुगल बना चुका था। और बाबर के द्वारा 1526 में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। 1526 में मुगल वंश की नींव रखी जाती है, नींव रखी जाती है, क्लियर। मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है 1526 से और 1707 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ दिवस, जी हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ दिवस भी है। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में बनाया गया था, ठीक है। चलो, बाबर के द्वारा 1526 में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है भाई आपकी मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब जितना मैंने आपको बताया, वो कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। और बस यहाँ पे याद रखना कि दौलत खान का क्या हुआ इसके बाद। देखो, दौलत खान ने बाबर को अपोज किया था, इसी ने बुलाया था, तो ये बाबर से कहता है कि चला जा, वापस चला जा, लेकिन बाबर जाने से मना कर देता है। जिसके बाद दौलत खान और बाबर के मध्य डिस्प्यूट होते हैं। एक डिस्प्यूट के चलते ऐसा माना जाता है कि बाबर ने ही दौलत खान को मरवा दिया था। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने ही दौलत खान को मरवा दिया था इसी डिस्प्यूट के चलते, ठीक है। समाप्ति हो जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में बस एक बात आएगी, आखिरकार बाबर था कौन? हु वाज बाबर? ये चीज समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आखिरकार बाबर कौन था। अगर ये आपको नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको बाकी चीजें समझाते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बता दो सर, हैंड रिटन नोट्स। बाबर का बेटा हुमायूं। अभियान और आक्रमण में क्या डिफरेंस है? मनीष ऐसा पूछना है। मनीष मेरी क्लास नंबर 3 देख लेना, उसमें चीज मैंने बताई है। सर बाबर अकबर का पापा था, दादा? जी हाँ बेटा प्रियंका, बिल्कुल। तो दौलत खान कौन था? इब्राहिम का चचेरा भाई। या बाबर ने दौलत खान को मारा? इससे आपको क्या लिख रहा है? ये तीर का निशान ऐसे नहीं दिखा तुम्हें कि ऐसा जा रहा है, बाबर ने दौलत खान को मारा था? हिंदी में चाहिए पार्टनर तो आपको मिल जाएंगे। और दूसरा है सर उज्बेकिस्तान से रिलेटेड था क्या? जी हाँ, समरकंद से रिलेटेड था बाबर, ठीक है। चलिए, क्लियर जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपकी मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। देखा नहीं तुमने? चलो, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुगल, इसमें बस ये याद रख लेना कि मुगल डायनेस्टी जो होती है वो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक है मेन स्ट्रीम और एक है उत्तर मुगल काल। एक है मुख्य शाखा और मेरे भाई एक है उत्तरवर्ती मुगल, उत्तरवर्ती मुगल, ठीक है। पोस्ट मुगलियन एरा। मुख्य मुगल शाखा को हम बोलते हैं मेन मुगल्स, और उत्तरवर्ती मुगल को बोलते हैं भैया पोस्ट मुगलियन एरा, पोस्ट मुगल्स, पोस्ट मुगल्स। जो मुख्य मुगल है इसके अंदर शुरुआत होती है बाबर के द्वारा, और ये जो शासनकाल है मुख्य मुगलों का, ये शुरू होता है सर 1526 से और एंड होता है 1707। ये वाला पोर्शन हम मेडवल में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल जो है वो 1707 से लेकर 1857। इस चीज को मॉडर्न में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। इस चीज को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज को। ये मेडवल में पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ते हैं। इसका क्रम याद रखना कि मुख्य मुगलों के अंदर सबसे पहले आता है बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 30 तक है। एक दिन खत्म हो जाएगा बाबर। फिर हुमायूं जो 1540 से 55 है। ये टेबल बना लो सब, ठीक है। उसके बाद हुमायूं फिर आता है 1555 से 56, 56 से 1605, ठीक है। अकबर को खत्म करने में 2 दिन लगते हैं मेरे भाई। उसके बाद शाहजहां 1658 से लेकर 1707 तक है। लास्ट रूलर है मेन मुगल्स का, याद करना। क्लियर? सर हुमायूं के शासन में सूरी वंश आया। अरे हुमायूं के शासन को खत्म करके सूरी वंश आया, शेरशाह सूरी वाला। इब्राहिम का कोई बेटा नहीं था, बेटा करने का टाइम किसने दिया? इससे पहले तो युद्ध हो गया, बेटा था उसका, ठीक है। लेकिन उसका वंश ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, अब गए थे वो सब, जो इसका जितना भी बेटा वगैरह थे वो सब अफगान चले गए थे। इस चीज को हम पढ़ेंगे। जिस बच्चे को वो है, एक बच्चे मुझे राणा सांगा जी कहां गए, राणा सांगा जी के बारे में डिस्कशन होगा, हम बाबर को पढ़ेंगे, ठीक है। सर जोधा कौन है? जोधा एक उपाधि होती है, टाइटल होता है। जैसे ऋषि हुआ, कल को मैं आपको ऋषि ऋषि कहने लगूं तो वो आपकी उपाधि होगी, जोधा वाला उपाधि। अकबर का बेटा कौन था? अकबर का बेटा सलीम था, लेकिन उसको जहांगीर नाम से फेमस था। और बताओ, और बताओ, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। सर जोधा अकबर की वाइफ थी, जी हाँ, जोधा अकबर की वाइफ थी, लेकिन जोधा जो है बेटा जहांगीर की वाइफ थी। हाँ, जहांगीर की वाइफ रही है। कैसे नहीं है उसके बारे में आगे पता लगेगा, ठीक है, याद रखना, लेकिन पता लगेगा, ठीक है। चलिए, सो किंगडम से ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है और इसको हम मुगल्स के बाद खत्म करेंगे। मेरे पढ़ाने के तरीके में मैं लिखवाता इसको हमेशा तीसरे नंबर पे हूं। इसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि ये इन दोनों के बीच का समय था, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत के बीच में ये उदय हुआ और मुगल्स की स्टार्टिंग में इसका दमन हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहां लिखवाता हूं, ठीक है। लेकिन पढ़ाने का तरीका यही है, पहले मुगल्स पढ़ाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। चलो मुगल्स की बात करते हैं। कल भी मैंने हल्की सी बात कर ली थी आपको, ये बेटा जो मुगल्स होते हैं इनको हम पढ़ने वाले मुगल, ठीक है। दिस इज यूनिट 3। आपने कल वाली जो मतलब यूनिट 4 है वैसे तो पर कुछ भी डाल लेना यार, आप अपने हिसाब से यूनिट 3 डाल लो सो दैट आपको चीजें ना रहे, ठीक है। सर क्या एक लड़का कैसा बाइलिंगुअल बीएचए ये लिख क्या रहा है? ओ नवाब साहब क्या लिख रहा है? चाहत बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। सर नूरजहां नहीं बताया, अरे अभी शाहजहां का बता दिया, नूरजहां बता देंगे, आगे आगे देखो, ठीक है। शांति से बैठो, तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा माहौल बना के चलता है, ठीक है, तुम सभी लोगों के लिए। एक तो आपकी मेन स्ट्रीम मुख्य शाखा और एक आपको देखने को मिल जाती है इसी के अंदर उत्तरवर्ती मुगल, एक आपको देखने को मिल जाते हैं उत्तरवर्ती मुगल, ठीक है। जो मुख्य शाखा है इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम। और इस वाली को हम क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती को पोस्ट मुगलियन एरा, क्योंकि 1707 से 1857 और ये हम मॉडर्न में डिस्कस करते हैं। किसमें डिस्कस करते हैं? मॉडर्न में डिस्कस करते हैं। वहां आपको पता लगता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, मुगलों का पतन। इसको मुगलों का पतन भी बोला जाता है, मुगलों का पतन बोला जाता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स,
इसको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स बोलते हैं। मुख्य शाखा जो होती है ये हमें पढ़नी होती है 1526 से चलती है और ये चलती है बेटा 1526 से 15 तक, ठीक है। विद द स्टार्ट होती है विद ऑफ बाबर, एंड होती है विद द डेथ ऑफ औरंगजेब। इसके अंदर कौन-कौन से रूलर पढ़ने हैं बेटा, इसके अंदर ये रूलर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ठीक है, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, ठीक है, चलो, कि ये जो डिजाइन्स है ये मैंने बनाए, ठीक है। हाँ, मैंने ये डिजाइन बनाए, ठीक है। तो मतलब स्पेसिफिकली इसके अंदर से 3 डिजाइन तो हैं जो एक वेबसाइट के हैं, मैं वेबसाइट का नाम नहीं ले सकता, और 3 डिजाइन उसकी देखी देखा मैंने बनाए हैं, ठीक है, उसकी देखी देखा मैंने बनाए हैं। और बेसिकली ये मैं ग्राफिक डिजाइनर था पहले, ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ हूं, और मुझे पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, इट्स बीन 3 इयर्स और 4 इयर्स, ठीक है। अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये डिजाइन इसलिए बनाए थे ताकि जब मैं क्लास में आपको बताऊं तो आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग कर पाऊं, ताकि आपको याद रखे कि सर ने 6 जने दिखाए थे, 6 जने दिखाए थे, ताकि आपको पता लगती रहे, ठीक है। चलो, ठीक है। सबसे पहले बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 45 से 56, जो बीच में सूर्य आया था इसमें, इसी वंश के दौरान सूर्य भी आएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अकबर, अकबर के पोर्ट्रेट आपने पहले देखा होगा, वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, जहांगीर ये 1605 से 1627, इसके बाद शाहजहां 1627 से 58, उसके बाद औरंगजेब 58 से 1707, ये पूरा टेन्योर है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात किससे करेंगे, बाबर से हम बातों को शुरू कर लेते हैं, हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम बाबर, हेडिंग डाल लीजिए मुगल वंश बाबर, या मुगल वंश का उदय डाल लीजिए, हेडिंग मुगल वंश का उदय के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बाबर, दैट इज बाबर। इसका एग्जैक्टली जो नेम था वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। इंग्लिश में से बाबर लिखते हैं, बाबर, बाबर। इसका एग्जैक्टली जो पूरा नाम है, इसका फुल नेम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फुल नेम क्या है इसका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका एग्जैक्टली फुल नेम है, जहीरुद्दीन इसका सरनेम है, ठीक है। चलो, जहीरुद्दीन क्या है इसका सरनेम है। इसका जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, जो टर्की के अंदर है। इसका बर्थ था 1483 में, बर्थ इसका जो जन्म है 1483 में हुआ था, और 1483 में भी कहां हुआ था, फरगना के अंदर। फरगना, फरगना कहां पे भाई, तुर्की के अंदर। इसके पापा का नाम क्या है, पापा मतलब इसके पिता का नाम क्या है, बाबर के पिता, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। जो उमर शेख मिर्जा था वो तैमूर लंग का वंश का व्यक्ति है, तैमूर लंग के वंश का व्यक्ति है, लंग के वंश का शासक, वंश का शासक। तैमूर लंग के बारे में बेटा मैंने आपको बताया कि 1398 में अटैक किया था तैमूर लंग ने, है जी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, तैमूर लंग के बारे में आप ये भी याद रखना, ये कहां का शासक है, तैमूर लंग शासक कहां का है, तैमूर लंग शासक ऐसा कहां का, समरकंद का, समरकंद उज्बेकिस्तान के आसपास का एरिया है, समरकंद उज्बेकिस्तान के आसपास का एरिया। इसकी माता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कोई बताएगा इसकी मम्मी का नाम, माता जी का नाम क्या है, कुतलुक निगाह बेगम, कुतलुक निगाह बेगम इसकी माता जी का नाम है, कुतलुक निगाह बेग, कुतलुक निगाह बेग, कुतलुक निगाह बेग, बेग। इसका वंश बता दिया तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा टाइट हो जाएगी। कुतुब निगाह बेग जो है वो चंगेज खान की फैमिली से है, चंगेज खान की फैमिली से है, चंगेज खान का वंश। तो अब तुम ये समझ रही है कि चंगेज खान भी से मंगोल था और बहुत खतरनाक आदमी था चंगेज खान भी, और ऐसे खतरनाक आदमी था तैमूर लंग भी। अब जब दोनों ही इतने खतरनाक खतरनाक आदमी अगर ये हैं तो आपको इतनी दिमाग में बात आ गई होगी कि बाबर कोई आम आदमी तो नहीं था, ठीक है, बाबर कोई आम आदमी तो नहीं था, ठीक है सर। अब होता क्या है, वक्त ने कुछ और सोचा हुआ था। 1494 में 1494 में 1494 में इसके पिता का काम तमाम हो जाता है, उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है, उमर शेख मिर्जा डाइड, उमर शेख मिर्जा डाइड, उमर शेख मिर्जा डाइड, उमर शेख मिर्जा का क्या हो जाता है सर, काम तमाम। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या जो बाबर था वो मंगोल था, जी हाँ, बाबर मंगोल था, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो किवाड़ आप सुनते हो, किवाड़ शायद आप नहीं सुने होगा, हमारे यहाँ स्लैंग है किवाड़। जो ये होते हैं ना गेट, गेटों को गांव में, ठीक है, और वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, ठीक है, गेट को हम किवाड़ बोलते हैं, कुवाड़, किवाड़ ऐसे बोलते हैं, एक्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कपाट बोलते हैं, और कपाट से वो कबाड़ बन गया, ठीक है, चीज ये है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे मडगाट है, ठीक है, मडगाट, मडगाट जो साइकिल के ऊपर होता है, वो बेसिकली मडगाट था, वो मडगाट था, ठीक है, मडगाट को मडगाट बना दिया। इसी तरीके से जो बाबर था, इनकी जो बोलने का तरीका था, बोलने का तरीका था कुछ अफगानी प्रभाव था इसके बोलने के तरीके में, कौन सा, अफगानी तरीका था, ठीक है। अब जो अफगानी तरीके की वजह से जब ये खुद को मंगोल बोलता था तो मंगोल बोलता था, मंगोल, तो मंगोल से मुगल आ गया, ठीक है। चलिए सर, बार-बार में भी किवाड़ बोलते हैं, बारमेर में भाई, राजस्थान में किवाड़ी बोलते हैं सर, ठीक है, हरियाणा में कुवाड़ बोलते हैं। हमारे यहाँ किवाड़ बोलते हैं। चलो भाई, क्लियर। तो बाबर के बारे में समझ में आया, ठीक है। तो इस वजह से मुगल जो शब्द है वो गलत तरीके से बोलने की वजह से निकला था। अब जैसे इसकी डेथ होती है तो इसको फरगना का शासक बनाया जाता है, इसको फरगना का शासक बना, फरगना का शासक बनाया गया, फरगना का शासक बनाया गया था 1494 में, एट द रेट 1494, 1494 में फरगना का शासक बना। लेकिन आपको पता है कि जब एक 11 साल का बच्चा, ठीक है, जब एक 11 साल का बच्चा गद्दी पर बैठेगा तो उसके खिलाफ बातें बहुत उठेंगी, उसके खिलाफ बातें बहुत उठेंगी। अब शहबनी खान नाम का एक आदमी है, कौन है सर, शहबनी खान नाम का एक आदमी है, ठीक है, शहबनी खान नाम का एक आदमी है जो इसके अगेंस्ट विद्रोह कर देता है। याद रखना, नाम बहुत जरूरी है। उमर शेख की डेथ कैसे हुई, ऑब्वियसली ऐसी हुई थी भाई, ठीक है, नॉर्मल हुई थी, एज भी हो गई थी इसकी काफी, और वहां का जो वातावरण था वो शायद इसको प्रभावित नहीं कर पा रहा था, ठीक है। चलो, तो इसकी जो नेचुरल कॉजेज की वजह से डेथ हुई थी उमर शेख मिर्जा की, ये किसी युद्ध में नहीं मारा गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, शहबनी खान इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है, शहबनी खान इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है, शहबनी खान, शहबनी खान क्या करता है सर, ये बाबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, बाबर के विरुद्ध विद्रोह, बाबर के विरुद्ध विद्रोह, विरुद्ध विद्रोह कर देता है। इसको बोलते हैं रिबेलियन अगेंस्ट बाबर, रिबेलियन अगेंस्ट बाबर। शहबनी खान कौन है, देखो शहबनी खान ये सर रिलेटिव हुआ करता था, कुछ लोग निगाह का रिलेटिव था, और 1494 में कब्जा कर लेता है, और 1494 में बाबर को यहाँ से भागना पड़ता है, 1494 में बाबर को भागना पड़ता है, बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा, फरगना छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्लियर, छोड़ना पड़ा। और फरगना के ऊपर कब्जा किसने कर दिया, शहबनी खान ने, इसने फरगना पर कब्जा किया, फरगना पर कब्जा किया, और फरगना पर कब्जा किया है शहबनी खान ने 1494 में, 1494 में। यहाँ तक अगर पिक्चर क्लियर है तो आगे को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो आगे को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले ये बता दो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर है या नहीं। चलो, अब ये भाग के जाएगा कहाँ, ठीक है, अब ये भाग के जाएगा कहाँ, सबसे बड़ी बात यही थी, आप हैं, मान के चलो आप और अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर रहने लगते हैं। समरकंद क्या है, समरकंद खाने का एक फ्रूट है जो बहुत महंगा मिलता है,
क्या बात कर रहा है आदमी यार, ये अलग है लड़का, इसको अगर नोबेल प्राइज दिलाता हूं। सफर करने की स्थान है, शायद बताया तो था मैंने, उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में है यार, ये उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में है। ये एरिया था जिसके ऊपर तैमूर ने शासन किया करता था। यार समझा करो, एक बच्चा कह रहा है आपसे डीप क्वेश्चन है, पूछो। ठीक है चलिए एक बार फिर से समझा। चलो देखो, बाबर का फुल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका 1483 में फरगना तुर्की के आसपास का क्षेत्र वहां पे हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतुब निगाह बेग था। उमर शेख मिर्जा का संबंध तैमूर था। कुतुब निगाह बेग का जो संबंध है वो चंगिस खान के वंश से था। 1494 में उमर शेख मिर्जा की डेथ हो गई। इसका जन्म 1483 में हुआ था। इस वक्त वो 11 साल का था। 11 साल का फरगना का शासक बना, लेकिन इसका शासक बना शहबानी खान को पसंद नहीं आया। शहबानी खान इसका रिलेटिव हुआ करता था, मामा वगैरह इसका कुछ हुआ करता था। बाबर के विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया, रेबेलियन अगेंस्ट बाबर। जिसके बाद 1494 में इसने फरगना पर कब्जा कर लिया और इसी की वजह से 1494 में बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा। ठीक है क्लियर, जी क्लियर। इसके बाद 1494 से लेके 1494 से लेके 1501 तक 1501 तक बाबर समरकंद में रहा। बाबर कहाँ रहा? समरकंद में, अपने दादा की जगह पर। ठीक है 1494 से लेकर बाबर समरकंद में रहा, समरकंद में शासन करता रहा, शासन करता रहा। ठीक है शासन करता रहा। चलिए ठीक है चलिए ठीक है। नवीन ये जो प्रश्न आपने पूछा बेटा, इससे धार्मिक आस्था जो है वो जुड़ी हुई है। अगर मैं सवाल का जवाब दूंगा तो वो धार्मिक आधार पर होगा, और धार्मिक आधार क्लास में ठीक नहीं है। इसके लिए आप कभी किसी और जगह मुझसे पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। जैसे मैं कभी इंस्टाग्राम पे हूँ या मैं कभी यूट्यूब पे हूँ तो वहां जरूर पूछेगा, वहां बताऊंगा। ठीक है अभी क्लास है तो क्लास के हिसाब से लेते हैं। ठीक है तो बाबर जैसे समरकंद में शासन इसने किया। ठीक है इसको सपोर्ट मिला था वहां पे, किसका? मंगोलों का सपोर्ट मिला था। मंगोलों का सपोर्ट इसको क्यों मिला? क्योंकि समरकंद में शासन चला करता था तैमूर लंग के वंश का, और तैमूर लंग के वंश का ही था, इसलिए इसको सपोर्ट मिला। ये उमर शेख मिर्जा का बेटा था, इस वजह से इसको वहां शासन करने के लिए परमिशन मिली, इसने परमिशन के साथ शासन किया। लेकिन अब यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत 1501 से लेकर 2 के बीच में शहबानी खान को इसका यहाँ रहना भी पसंद नहीं आया। शहबानी खान ने बाबर पर फिर से अटैक करा। शहबानी खान अगेन अटैक ऑन बाबर, अगेन अटैक ऑन बाबर। शहबानी खान ने दोबारा से बाबर पर अटैक कर दिया, दोबारा से शहबानी खान ने बाबर पर अटैक कर दिया। जब अगली बार इसने अटैक करा था तो इस अटैक में बाबर पर इसने पद्धति से अटैक किया था। बात समझो, जिस टाइम शहबानी खान ने इस पर अटैक किया था तो बाबर की जो सेना थी वो शहबानी खान से ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि बाबर समरकंद में था। समरकंद की सेना बहुत बड़ी है। ठीक है लेकिन शहबानी खान ने फिर भी इसको हरा दिया, क्योंकि शहबानी खान ने इस युद्ध में ठीक है इस युद्ध में 2 चीजें करी थी। एक तो उस्मानी कला का इस्तेमाल किया था, उस्मानी कला क्या होगी आगे बताऊंगा। ठीक है और दूसरी चीज जो है इसने इसमें यूज किया था तुलुगामा पद्धति का, तुलुगामा पद्धति का, तुलुगामा पद्धति का इसने यूज किया था। तुलुगामा पद्धति का यूज किया। तुलुगामा पद्धति क्या होती है? दुश्मन को घेर कर मारना। क्या होता है? दुश्मन को घेर कर मारना, घेर कर मारना, उनके दुश्मन को घेर कर मारना। होता क्या था तुलुगामा पद्धति में? तुलुगामा पद्धति में जैसे मान के चलो ये आपके सामने ओपोनेंट है, ये आप हो। ठीक है मान के चलो ये आप हो, ये आपके सामने ओपोनेंट है। ठीक है ये तो आप क्या करोगे? आपको पता है जीत तो सकते नहीं हो, तो आप अपनी कुछ सेना को यहां भेज दोगे ताकि इनकी सेना को लगे अटैक यहां से हो रहा है। अपनी कुछ सेना को यहां भेज दोगे ताकि इनकी सेना को लगे अटैक यहां से हो रहा है। कुछ सेना इधर भागेगी, कुछ सेना इधर भागेगी, कुछ सेना यहां से भागेगी और कुछ सेना इसके पीछे से भेज दोगे, इनको मार दोगे। लेकिन उसका कला मतलब इस तुलुगामा पद्धति का सबसे बड़ा रीजन क्या होता था? यहां तोपों का प्रयोग किया जाता था, तोपों का प्रयोग, तोपों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है उसको बोलते थे उस्मानी कला। तोपों के प्रयोग को क्या बोलते थे? उस्मानी कला या उस्मानी कला का भी यूज किया जाता है। इस बात से इस वजह से बाबर की सेना को यहां पे हार गई। ठीक है इस वजह से बाबर की सेना यहां पे हार गई। अब जब बाबर की सेना यहां पे हार जाती है तो बाबर को समरकंद भी छोड़ना पड़ता है 1501 से लेकर 1501 2 में। ठीक है 1502 लिख लो, 1 लिख लो, 1 2 में। ठीक है इस बैटल को एक नाम दिया जाता है, अगर आपको नहीं पता है इसको बोलते हैं सरायपुर का युद्ध, सरायपुर का युद्ध, सरायपुर का युद्ध, सरायपुर युद्ध। इस युद्ध का नाम है सरायपुर युद्ध, क्योंकि सरायपुर जगह में हुआ था। इस सरायपुर युद्ध के बाद 1501 2 में जैसे युद्ध खत्म हुआ उसके रिजल्ट पर बाबर को समरकंद भी छोड़ना पड़ा, समरकंद भी छोड़ना पड़ा, समरकंद भी छोड़ना पड़ा। और समरकंद को भी छोड़ के चीता कहां पे आ जाता है हमारा? तो समरकंद को भी छोड़कर ये काबुल और कंधार में आ गया, काबुल कंधार में आ गया। काबुल और कंधार कहां पे बचे? ये अफगानिस्तान में, सही अफगान में आ गया, अफगान आ गया। अफगान इसको जगह किसने दी रहने की? अफगान के अंदर कोई भी इंपोर्टेंट रूलर्स नहीं थे। ठीक है अफगान के अंदर कोई भी इंपोर्टेंट रूलर्स नहीं थे। ठीक है अफगान आ जाने के पीछे का रीजन क्या था? यहाँ कोई भी रूलर नहीं था, नो इंपोर्टेंट रूलर्स, यहाँ पे कोई बड़ा रूलर नहीं था, क्योंकि ये जो एरिया था, क्योंकि ये जो पूरा एरिया था ये बंजर माना जाता था, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना ये पूरा एरिया बंजर माना जाता था, बंजर माना जाता था, फ्यूटाइल। यहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो सकती, इस वजह से लोग कम ही रहते थे। ठीक है चलो एक बात है, एक बच्चा है उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा वगैरह, हमारे साथ धोखा हुआ है, लाइव क्लास के नाम पर रिकॉर्डेड क्लास चला देते हो। अच्छा चाहता सिर्फ मैं तुम्हारे इस कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मुझे लगा तुम शायद परेशान हो। ठीक है तो ऐसा नहीं है बेटा, मैं कभी भी कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं देता बच्चों को। ठीक है मेरी सभी क्लासेस लाइव होती है और रिकॉर्डेड देखते हो, लाइव देखते हो। एग्जाम में आपसे कंटेंट के बारे में पूछा जाएगा, वो आपको मिला प्रॉपर्ली, तो ये हरकत क्यों? जानना चाहता हूं मैं आपका माइंड सेटिंग में। चलिए सर यल्दौद कुबाचा के वंशज कहां है? यार यल्दौद कुबाचा जो थे उनका इतना तगड़ा वंश नहीं था कि वो पूरे अफगान को संभाल पाए, बहुत ही अप्रभावशाली और दुर्बल वंश था उनका। ठीक है वो कितने समय तक संभाल लेते? एक बात बताओ, जब यल्दौद की बात है उस टाइम पे तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो था बेटा, वो भी तो खत्म हो गया, पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। समझो यार बात को। नमस्ते भाई नमस्ते। ठीक है तो ठीक है क्लियर। काबुल कंधार में आ गया, यहाँ था नहीं। 1501 से लेकर 2 के बीच में यहाँ पे आया था और 1507 तक इसने यहीं पर प्रभावशाली शासन किया, इसने यहाँ पर सत्ता जमा ली, सत्ता ही जमा ली इसने। ठीक है चलिए सत्ता जमा ली, सत्ता जमा ली। सत्ता जमा ली का मतलब क्या है? इसने अपने प्रभाव को यहाँ पे बढ़ा दिया, अपने प्रभाव को यहाँ बढ़ाया, अपने प्रभाव को बढ़ाया, अपने प्रभाव को बढ़ाया। ठीक है और एक बात है कि यहाँ पे शासन करने के बाद इसको लगा कि हाँ भाई वास्तविकता में मैं एक शासक हूँ और एक अच्छे प्रकार से मैं शासन कर सकता हूँ। ठीक है तो इस बात के चलते 1507 में इसने बाबर ने उपाधि धारण की, बाबर ने उपाधि धारण की, बाबर ने उपाधि धारण की। और बाबर ने जो उपाधि धारण की थी वो किसकी थी? कलंदर की उपाधि। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि। ठीक है कलंदर की उपाधि। शुरुआत में तो इसने उपाधि धारण की थी कलंदर की, लेकिन कुछ बुकों में आपको देखने को मिलेगा पातशाह, स्टार्टिंग में पातशाह बाद में। तो उपाधि धारण की दोनों लिख लेना, चाहो तो पातशाह भी लिख लो, कलंदर आगे लिख लो, पातशाह भी लिखो। ठीक है कलंदर के लिए तो दूसरा एक रेफरेंस देना, अब यहाँ पातशाह लिखना, कलंदर की जगह पातशाह लिखो, कलंदर में आगे बताऊंगा क्या है। ठीक है ठीक है ये चीज क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर कोई समस्या नहीं है। एक चीज में एक पॉइंट और बना लेना कि काबुल से कंधार पर जो अफगान आया है ये, तो इसने शासन कब स्टार्ट किया था? तो इसके शासन जो है 1504 में शासन शुरू किया था, इतना टाइम लग गया था इसको आने वाले में, और यहाँ पे शासन शुरू किया था। कहाँ पे शासन शुरू किया भाई? काबुल कंधार। उपाधि धारण के लिए पातशाह। अब 1510 के आसपास के टाइम में
ठीक है बादशाह भाई, ठीक है बादशाह भाई है। 1508 के आसपास के रीजन में अब धीरे धीरे यहाँ पे भीषण अकाल पड़ने लगता है। धीरे धीरे इंडिया के अंदर मतलब अफगानिस्तान के अंदर भीषण अकाल पड़ने लगता है। जो इसके रिजल्ट थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अकाल की स्थिति हो जाती है 15 के आसपास, 1515 के आसपास अकाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते पूरा का पूरा काबुल और कंधार का पूरा रीजन प्रभावित हो जाता है और संभालने की जिम्मेदारी होती है बाबर की। अब बाबर को संभालना पड़ेगा। बाबर संभालने के लिए पहले आसपास के क्षेत्रों के जो रूलर्स होते हैं उनको हराता है, ठीक है आसपास के जो रूलर्स होते हैं उनको हराता है, लेकिन उससे काम नहीं बनता। तो एंड में आके इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि मुझे भी वही करना पड़ेगा जो सबसे पहले लोगों ने किया, भारत पर अटैक। लेकिन इसको पता था कि इसका इतना वजूद नहीं है कि भारत में अटैक करना है, इसका इतना वजूद नहीं है कि भारत में अटैक करना है। इस वजह से इसने सोचा कि रोटी को बीच में से खाने के बजाय कोनों से उतरना शुरू करूं कि जहां तक मेरा काम चल जाए। तो सबसे पहले 1519 में 1519 में भारत के अंदर आता है और खैबर पास से भारत के अंदर प्रवेश करके बाजौर पर अटैक करता है। नोट हो गया? तो नेक्स्ट बढ़ता हूं। बादशाह नहीं बेटा, बादशाह की उपाधि थी। बादशाह का मतलब ही बादशाह होता है। आयुष, आयुष तुम वही होना बेटे जो शुरुआत में आए थे। चलो इसके बाद भारत में प्रथम अटैक, भारत में प्रथम अटैक, भारत में प्रथम अटैक। पहला अटैक इसका देख लीजिए भारत में, ठीक है। वो किस दर्रे से होकर हुआ था, किस दर्रे से प्रवेश किया भारत में, किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया, किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया भाई साहब? भारत में जो प्रवेश किया था इसने वो किया था, दर्रे का नाम बता रहा हूं जिस दर्रे से भारत में, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रे के द्वारा इसने भारत के अंदर प्रयास किया था। इसको बोलते हैं खैबर पास, खैबर पास। उसमें ये चीज भी याद रखना, इसने सबसे पहला अटैक 1519 में किया था, 1519 में, और ये था बाजौर, बाजौर, बाजौर पर अटैक किया था। बाजौर पर, बाजौर पंजाब के अंदर, बाजौर जो है पंजाब के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाजौर जो है पंजाब के अंदर देखने को मिल जाता है। भैरागढ़ जो एक्जैक्टली जगह है, भैरागढ़ पंजाब नहीं है, वो देखना अटैक आपके साथ भैरागढ़ पंजाब, भैरागढ़ पंजाब में आपको देखने को मिलता है ये अटैक। इस अटैक का मकसद क्या था? इस अटैक का ऑब्जेक्टिव क्या था? धन दौलत लूटना, शासन करना नहीं था। इसका ऑब्जेक्टिव था धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना, क्योंकि इसको तो बेसिकली पैसा चाहिए था जिस पैसे को वापस काबुल या कंधार पे पहुंचा दे, ठीक है, काबुल या कंधार में पहुंचा। अंडरस्टैंड? इसके बाद 1519 के बाद ये भारत में दोबारा अटैक करता है, 1521 में अटैक करता है, इसके बाद 1521 में अटैक करता है। लेकिन इसके बाद भी हम याद रख सकते हैं इसके बीच में पहला अटैक तो ये हो गया। इसके बाद 1519 से लेकर 26 के बीच में भारत पर 3 छोटे-छोटे अटैक होते हैं भारत क्षेत्र में, और स्पेशली पंजाब क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में 3 लूट करता है, 3 लूट करता है, 3 लूट करता है, ठीक है। पंजाब और पंजाब क्षेत्र का जो यहाँ पे इस टाइम पर पंजाब क्षेत्र को जो सूबेदार था वो कौन था? पंजाब क्षेत्र का सूबेदार। इस समय पंजाब का सूबेदार कौन था? फटाफट बताओ, आप सभी को पता है, ये कल बताया था बेटा। पंजाब क्षेत्र का सूबेदार कौन था? कल बताया था मैंने सर, खाली, ठीक है। चलो आज भी खुला हुआ है, लंबी लंबी छोड़ेंगे, यहाँ जवाब नहीं दिया जा रहा है एक भी है। दौलत खान, नीलेश ने आंसर दिया है, नीलेश, आज से तुम्हारा नाम नीलू, ठीक है। तो सूबेदार ने इसको, तो यहाँ पे सूबेदार कौन था? दौलत खान। दौलत खान, दौलत खान जो होता है इसके इसी अटैकिंग स्ट्रेटजी को देखकर खुश हो जाता है। जो दौलत खान है ये बाबर से प्रभावित हो जाता है, बाबर की युद्ध नीति से प्रभावित होता है, युद्ध नीति से प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से प्रभावित होने के कारण बाबर को दौलत खान लोधी इनवाइट करता है इंडिया पर अटैक करने के लिए। दौलत खान इनवाइट करता है बाबर को, बाबर अटैक होने पे बाबर इस बात पर राजी हो जाता है। राजी इतना होता है कि 1526 में दौलत खान की सपोर्ट से वो पानीपत का युद्ध करता है, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल, पानीपत का पहला युद्ध करता है। किसके बीच में होता है? दिल्ली पर होता है। पहली बात तो होता है कहां से? ये दिल्ली के लिए था, दिल्ली पर कब्जे के लिए। इसने कहा था दौलत खान से मैं दिल्ली को लूटूंगा, जबकि इसने दिल्ली पर कब्जा करना था, दिल्ली पर इसको कब्जा करना था, ठीक है। और ये इब्राहिम लोधी, इब्राहिम वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध होता है, और इस बैटल के अंदर कौन जीता है? बाबर जीता है, निष्पक्ष बाबर जीता है बैटल को। इसके पीछे का रीजन क्या? क्योंकि इसके अंदर इसने तुलगामा पद्धति का यूज किया था, बाबर ने तुलगामा पद्धति प्रयोग की, इस वजह से बाबर जीत गया, और इसी वजह से मुगल वंश नहीं। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया बाबर भारत में आया कैसे, ठीक है। चलिए हाँ भाई, ठीक है शिवम, यहाँ तक चलो, ठीक है। चलो तुम्हारे किसी टीचर ने शिकायत करी कभी कि आपका लड़का ऐसे कर रहा था या आपकी लड़की ऐसे कर रही थी? और हमारे यार स्कूल में ना बहुत ज्यादा शिकायत करें, पता लगा, अरे रुको तेरे पापा को फोन करता हूँ। चलो, और मेरे पापा को कोई फोन ना करेगा, क्यों? क्योंकि मैं क्या देख, मैं नंबर गलत दिया हुआ था। चलो ठीक है, चलो प्रभात, चलो प्रियांशु कह रहा है मैं पहली बार लाइव आया, प्रियांशु पूरी क्लास देख लेना। चलिए चगताई जो डायनेस्टी है उसके बारे में बात कर लूंगा, चगताई का क्या मतलब है उसके बारे में समझाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे बाबर का भारत में शासन, भारत में शासन, ठीक है, रूल ऑफ बाबर इन इंडिया, भारत में शासन, ठीक है। चलो तो मुगल वंश की रखी थी इसने, मुगल वंश की रखी थी इसने, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी, और जो मुगल डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट इसने करी थी वो 1526 में करी थी, ठीक है। इसका समय कितना रहा है भाई बाबर का समय? 1526 से लेकर और 30 के बीच का समय रहा, मात्र 4 साल। इसी पेज पे अब इसका खेल खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो इसी पेज पे इसका खेल खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज है बाबर से रिलेटेड जो इसके प्रमुख युद्ध हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके प्रमुख युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स बहुत आसान है। 1526, 1526, 1527, 1528, 1529 के नाम क्या है? 1526 में जो बैटल हुआ था इसको बोलते हैं पानीपत। 1529 में हरियाणा में है, पानीपत का हरियाणा में है, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये बाबर वर्सेस, ठीक है। चलो लोधी वर्सेस बाबर, ठीक है। यहाँ मेदिनी राय, बाबर, यहाँ पे यही बैटल्स के अंदर कौन जीता है सर? बाबर। इस बैटल को भी बाबर ने जीता, इसको भी बाबर ने जीता, इसको भी, और इसको भी, ये सारे युद्धों में हार गया था। इब्राहिम लोधी से क्या छीना? इब्राहिम लोधी से छीनी दिल्ली, ठीक है। चलो इससे दिल्ली छीन ली थी। राणा सांगा कहाँ के शासक हुआ करे सर? मेवाड़,
मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। मेवाड़ के कुछ एरिया पे बाबर ने हिस्सा प्राप्त कर लिया था, सिर्फ कुछ हिस्से पर। मेदिनी राय सर, मेदिनी राय था सर जो है मालवा का शासक था मेदिनी राय। महमूद लोधी कहाँ का था सर? घाघरा का था, और ये बिहार वाले पोर्शन में पड़ता था, बिहार बंगाल यहाँ था। ठीक है, रिजल्ट आप सभी को पता लग गया। इसमें इंपोर्टेंट बात क्या थी, हर एक युद्ध का इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो इंपोर्टेंट बात देखो, इंपोर्टेंट फैक्ट। इब्राहिम लोधी बाबर का जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था आपका, उसमें इंपोर्टेंट बात क्या थी कि इसमें बाबर ने तुलगामा पद्धति का यूज किया। तुलगामा पद्धति का यूज किया था, बता दिया हमने तुलगामा पद्धति क्या है। तुलगामा पद्धति के अंदर इसने उस्मानी कला यूज की थी। उस्मानी कला किस चीज से रिलेटेड है सर? तोपों से रिलेटेड है। तो तोपों से रिलेटेड एक चीज याद रखना बेटा, तोपों को सजाने के लिए तोपची होते हैं। तोपों को सजाने के लिए क्या होते हैं? तोपची। इसके दो तोपची थे, मंजूर खान, ठीक है, इसके दो तोपची हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे सर? इसके दो तोपची हुआ करते थे। इन दो तोपचियों का जो नाम है वो बेसिकली आपसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आपसे पहले भी मैं आपको इन तोपचियों के बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए मुस्तफा खान और उस्ताद खान। उस्ताद खान और मुस्तफा खान, मुस्तफा खान, दो नाम है, उस्ताद अली खान, मुस्तफा खान। ये क्या तोपची हुआ करते थे? बाबर के तोपची है, बाबर के तोपची है, पहली चीज। राणा सांगा कौन है? हिंदू राणा सांगा। राणा सांगा कौन है? हिंदू राणा सांगा। पहली बार जब इन्हें राणा सांगा को हराया था, ठीक है, ये इसमें पहली बार, ठीक है, बाबर ने पहली बार, इसी बात करो, बाबर ने पहली बार, बाबर ने यहां पर पहली बार हिंदू शासक को हराया, हिंदू शासक हराया, जिसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, जिसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में 1527 में एक चीज याद रख लेना, 1527 और 28 के बीच में, 1527 और 28 के बीच में बाबर का एक मंत्री हुआ करता था। बाबर का एक मंत्री हुआ करता था। बाबर के मंत्री का नाम क्या था भाई? बाबर के मंत्री का नाम था भाई मीर बाकी। मीर बाकी, मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, अयोध्या में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर। आपको किसी बताऊं राम मंदिर था बेटा? सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हैं क्या लिख रहे हो सर? योर टीचिंग स्पीड इज टू मच फास्ट। आयुष बेटा इतनी स्पीड नहीं होगी तो आप एग्जाम में लैग अपडेट होना जीवन का वास्तविक सत्य है, तो आपको होना पड़ेगा। संपूर्ण मालवा पर मुगल प्रभाव, पूरी तरीके से मालवा पर मुगल प्रभाव देखने को मिला। मालवा पर पूरी तरीके से मुगल प्रभाव आ गया। गागरा का जो बैटल था, इसमें याद रखना, ये जो महमूद लोधी था, इसके बारे में याद रखना है। महमूद लोधी वाज ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, ब्रदर ऑफ इब्राहिम, एंड इसको अफगानी युद्ध भी बोलते हैं। इस पूरे बैटल को क्या बोलते हैं? अफगानी बैटल। ठीक है सर, यहां से पैटर्न क्वेश्चन आया था, अभी होगा तो उम्मीद है कि अभी तक वो चीज मैंने कवर कर दी होगी, जबकि मुझे नहीं पता पैटर्न क्या क्वेश्चन आया था, पर यहां से मैंने चीजें कवर की हैं, शायद आपके लिए कवर कर रहे हैं फटाफट। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर के बारे में चलो, बाबर के द्वारा एक काबुली मस्जिद बनवाई गई थी पानीपत में। सर क्या लिखे हैं? दिख नहीं रहा क्या? ओए भाई मुझे तो दिख रहा है यहां से। चलो लिख लियो। सर बाबर को कहां से लाया? घर पे बनवाता था। गागरा की युद्ध में कौन जीता? दिख नहीं रहा लगाया बाबर ने। सर राम मंदिर से पहले ही था क्या? राम मंदिर पहले से ही था क्या? जी हां, राम मंदिर पहले से था। सलील कह रहे हैं मुझे दिक्कत है, कमेंट नहीं देखा। सलील आप कमेंट दोबारा करोगे, आगे बढ़ो। क्लियर जी। अच्छा, गागरा के युद्ध से पैटर्न क्वेश्चन आया था, तो बेटा इसी में से आ गया होगा, पूछ लिया होगा गागरा कहां पे? बिहार में है, बिहार वेस्ट बंगाल के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है जी हाँ, चलिए शाबाश। ठीक है, बाबर को काबुल और कंधार के लोगों ने, काबुल एंड कंधार के लोगों ने बाबर को काबुल में कंधार के लोगों ने कलंदर की उपाधि भी दी, कलंदर उपाधि भी दी थी, उपाधि भी दी थी, कलंदर की उपाधि भी दी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद 1530 में, इसके बाद 1530 में दिल्ली की परिवर्तित जलवायु के कारण दिल्ली की बाबर की डेथ आपको देखने को मिल जाती है। बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर का मकबरा पहले आगरा के आरामबाग में बनवाया, हुमायूं ने बनवाया पहले, आगरा आरामबाग में बनवाया, आरामबाग में। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, बाद में इसको क्या किया गया? ट्रांसफर, और बाद में इसको ट्रांसफर करके कहां पहुंचा दिया गया? आगरा आरामबाग में इसको बनाया, इसको ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करके कहां पहुंचा दिया गया? भाई काबुल और कंधार में। पूरा एरिया है काबुल कंधार का, है कहां पे सर? अफगानिस्तान में, अफगान में। क्या बाबर के बारे में जानकारी है, बाबर के बारे में जानकारी, बाबर की जानकारी हमें बुक में से देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं बाबरनामा। एक बुक में से देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं बाबरनामा। बाबरनामा फारसी अनुवाद जो किया गया था वो अकबर के टाइम किया गया, अकबर के समय किया, अकबर के समय फारसी अनुवाद किया गया था, और वो फारसी अनुवाद किया था, ठीक है, अबुल फजल फैजी ने। ठीक है, अबुल फजल ने किया था, खाने खान ने किया था, खाने खान ने, अब्दुल रहीम खाने खान, पूरा नाम लिखो, अब्दुल रहीम खाने खान ने, खाने खान, इनके द्वारा किया गया था। एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। किसने ट्रांसफर किया था? दैट वाज डन बाय हुमायूं, हुमायूं ने किया था। चलिए सर, बाबर सबसे पहले कहां का राजा बना था? फरगना का बना था। सर मैं भी आगरा से क्लास ले रहा हूं, राघव चेतन में जानता हूं मैं। यार तुम खतरनाक आदमी हो। सर जब पहले राम मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद इस जगह पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है, पर अब तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया होगा। देखो ये स्कल्पचर था, और उस स्कल्पचर को आधा तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और उसके बाद अभी उसको ध्वस्त कर दिया गया 1991 में। ठीक है, 1991 में कुछ अटैकर्स के द्वारा, और या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, उस चीज को तोड़ दिया गया था, और उसके बाद इसके ऊपर अभी निर्माण चल रहा है। चलिए प्रियांशु बेटा आपने सही किया, आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया, वेरी गुड। चलिए मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की कोई इशू होगी अभी तक। इसके बाद इसका जो बेटा है हुमायूं, ठीक है, ये हुमायूं लिखा है। उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो हुमायूं बना, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना।
इसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी, बाबर का उत्तराधिकारी, बाबर का उत्तराधिकारी यहाँ पे कौन बनाता है भाई? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी बनता है इसका बेटा अकबर। यशांक बेटा आपकी बात मैंने सुन ली है, नोट्स में अपलोड करा रहा हूं, मास्टर बस स्टाइल भेजता हूं। कलंदर का क्या मतलब होता है? मतलब जिसमें शक्तियां बहुत सारी हो। सर आपका हेयर स्टाइल मस्त है बेटा, बालों में हाथ भी नहीं मारा है, मजे ले रहा है। चलिए मजे मत लो यार। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का धन्यवाद। एक विकास नाम का लड़का कह रहा है सर मेरी और आपकी राशि सेम है। अरे नहीं है भाई, अलग अलग है। ठीक है चलो, कोई डाउट होने पर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है वो आज शाम तक मैं सब रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। ये स्लाइड थी जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से 1530 में खेल खत्म हो जाता है। किसका खेल खत्म हो जाता है? 1530 में खेल खत्म हो जाता है हुमायूं का, बाबर का। और बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। एक बच्चा है वो कह रहा है पीवाईक्यूएस की कौन सी बुक लगाएं? आप ये बात बहुत बार मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछे हैं। एक बहुत क्लियर शब्दों में बात बता देता हूँ, वर्तमान में मेरी कोई भी बुक मार्केट में नहीं है। आपको जो बुक अच्छी लगे, अलाना, दिखाना बुक अगर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मेरा अपना कोई पर्सनल सजेशन नहीं, जो बुक आपके पास है किसी के नोट्स हैं वो भी ले लो, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं। इसमें पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन ना कर पाओ तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बुक को मैं सजेस्ट नहीं करता, उसके अलावा खुद भी ले लो भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, बाबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश की बागडोर हुमायूं के हाथ आई एंड हुमायूं बिकेम द नेक्स्ट रूलर इन 1530। और हुमायूं अगला शासक बनता है, नेक्स्ट रूलर। बाबर के बाद नेक्स्ट रूलर कौन बना बेटा? हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं। इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है चलिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? हुमायूं। इसका एग्जैक्टली जो नेम था वो, सर आप अपनी बात पर नहीं रहते। अरे भाई मैं अपनी बात पर ही रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बात पर रहता हूँ, मैं अपनी बात पर, इसीलिए समझ जाओ जो अपनी बात करनी। चलिए ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ भाई। यहाँ से नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलो, इसका जो समय है, समय कितना रहा है? इसका समय रहा है 1530 से लेके पहले 40 के बीच में, फिर एक ब्रेक लगेगा और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 के बीच में। क्लियर? जी हाँ। नसीरुद्दीन हुमायूं जो था ये 1530 से लेकर 40 के बीच में अपने शासन की शुरुआत करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1530 में जैसे ही रूलर बनता है, 1530 में जैसे ही रूलर बनता है, रूलर बना, इसके सामने कुछ परेशानियां थी, ठीक है। इसके सामने कुछ परेशानियां थी, इसके सामने क्या थी? परेशानियां या बाधाएं लिख लीजिए, ऑब्स्टिकल्स थे, बाधाएं। इसके सामने कुछ बाधाएं थी, ऑब्स्टिकल्स। आप कल को जब जॉब ज्वाइन करेंगे, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है, जो भी आप बने, तो आपके सामने कुछ बाधाएं होंगी। जैसे आप शायद नए एरिया में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, ऐसे ही नसीरुद्दीन हुमायूं के सामने कुछ बाधाएं थी और उसके रिगार्डिंग आप समझिए वो बाधाएं क्या। सबसे बड़ी बाधा इसके भाइयों का विद्रोह, इसके भाइयों का विद्रोह, इसके भाइयों का विद्रोह। इसके जो भाई थे वो इसको राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो खुद भी राजा बनना चाहते थे, पहली चीज। दूसरा था बहादुर शाह, एक और था, ठीक है। एक और रूलर आपको देखने को मिलेगा, बहादुर, बहादुर शाह, गुजरात का शासक हुआ करता था, बहादुर शाह, बहादुर शाह रूलर ऑफ गुजरात। ये भी इसको कुचलना चाहता था, ये भी चाहता था कि हुमायूं का कत्ल कर दे, ये भी चाहता था हुमायूं को मारना। सुल्तान पे हाथ तो सब रखते हैं, लेकिन सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिए। ये हुमायूं की हत्या खुद लिख लेना, ये गुजरात शासक था। और इसके बाद इसका तीसरा जो सबसे बड़ा मूड खराब करने वाली बात थी वो क्या थी भाई? वो तो महमूद लोधी। महमूद लोधी बंगाल बिहार का शासक हुआ करता था, बंगाल बिहार का शासक था। और ये बंगाल बिहार का शासक, याद रखना एक चीज कि ये जो बंगाल बिहार का शासक है मेरे बच्चे, इस बारे में एक चीज याद रखें कि बंगाल बिहार का शासक महमूद लोधी अफगानी था, और ये इब्राहिम का भाई था, अफगानी था, और ये इब्राहिम लोधी का भाई था। ये भी जरूरी है। इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले इंपोर्टेंट वर्ड्स लिख लीजिए, इसके इंपोर्टेंट वर्ड्स। इसी साम्राज्य को बचाने के चक्कर में इसने कुछ इंपोर्टेंट काम किए। इसने मुगल साम्राज्य को हिस्सों में बांट दिया, इसने मुगल साम्राज्य को हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। इसने मुगल साम्राज्य को हिस्सों में बांट दिया, मुगल साम्राज्य को हिस्सों में बांट दिया। किसकी वजह से? अपने भाइयों की वजह से, ठीक है भाई। चलो हिस्सों में डिवाइड किया, हिस्सों में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि देखो जो बाबर था वो काफी बड़ा किंगडम इसके लिए छोड़ के गया। उसके बाद इसने क्या किया? ये थे चार भाई, ठीक है। बाबर के बेटे कितने थे? बाबर के बेटे, बाबर के बेटे कितने थे? बाबर के बेटे थे चार, ठीक है। और इन चारों बेटे का नाम देखो। सबसे पहले हुमायूं जो मेन रूलर बना, हुमायूं जो मेन रूलर बना, इसके आगे इसी वजह से मैं स्टार बना देता हूं, ठीक है। ये तो बना था मेन रूलर, ये स्टार क्यों नहीं बना? ठीक है चलो, ठीक है बना दिया। और हिंदाल बाकी के भाई इसके। अब ये तीनों जो थे इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। चलिए जो तीनों थे इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी थोड़ा थोड़ा संभल यूपी में एक जगह है, तो संभल की जो सूबेदारी थी वो इसको दी थी। अक्सर को क्या मिला? संभल। संभल कहां का बेटा? यूपी का, याद रखना। संभल कहां का बेटा? यूपी का। कामरान, कामरान को क्या मिला? कामरान को मिला काबुल और कंधार। कामरान को क्या मिला? काबुल और कंधार, काबुल और कंधार जो अफगान में हुआ करता था। और बचा हुआ हिंदाल, हिंदाल को मिला आमेर, या कह सकते हैं अजमेर के आसपास का जो रीजन था वो यहाँ, याद रखना, ठीक है। एक्जैक्टली अलवर नाम का जो पूरा सूबा था मुगलों का वो इसको दे दिया गया। अलवर जो आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, अलवर इसको दे दिया गया। अलवर, अलवर कहां पे? राजस्थान में, वो इसको मिल गया। तो इतिहासकारों का कहना है कि इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हुमायूं के जीवन की यही थी कि इसने अपने साम्राज्य को चार अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया।
क्योंकि बाबर के बेटे थे भले ही, लेकिन अगर हुमायूं इनको अपने ही शासनकाल में थोड़ा अलग अलग जगह दे देता तो शायद कहीं ना कहीं बात बन जाती। लेकिन जैसे ही इसने अपनी शक्तियों का क्षय इसने स्वयं करा और इसकी शक्तियों के स्वयं क्षय करने के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो ये जो दुश्मन थे जो मारना चाहते थे, जैसे बहादुर शाह था, महमूद लोदी था, ये मारना चाहते थे। ठीक है, अब जब ये मारना चाहते हैं, अब हुमायूं इनके खिलाफ कैसे लड़ेगा? हुमायूं खुद कहां पे था? हुमायूं के पास क्या क्या था? लाहौर, दिल्ली, अवध, ठीक है, आसपास का जो रीजन था वो सारा इसके पास था। मैं आपके थ्रू बताता हूँ। अलवर डिस्ट्रिक्ट है, मेरे बच्चे अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, ये तब नहीं था बेटे। ठीक है, आगे। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। ठीक है, चलो बात करने जिनका कोई सेंस नहीं बन सकता उनकी बातों का मैं जवाब नहीं दे पा रहा। जैसे पवन बिल्कुल बिल्स की बात कर रहा है, बेटा शांत हो जाओ। ये क्लास लगवा दो भैया। बेटा मैं अभी, अगर मैं खुद भी अभी इसको रोक दूं क्या? ये आता है क्या आपको? वो पूरा ना होता है तब तक रुक जाओ। चलो, ये टॉपिक चल रहा होता है, उसे खत्म कर लेंगे। यहाँ पे एक ये हिस्सा आपको देखने को मिलता है, ये पाकिस्तान था उस टाइम पे, ये हमारे अंदर आ रहा था, ये पोर्शन भी हमारे अंदर आ रहा था। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, अब मैं जो एरिया बनाऊंगा बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलो ये पूरा जो एरिया था ये मुगलों के अधीन था, बाबर के अधीन था, बाबर के अधीन, बाबर के अधीन था। इसके अंदर से कुछ पोर्शन बचा हुआ था, जैसे यहाँ पे बिहार बचा हुआ था, यहाँ पे जैसे बिहार बचा हुआ था, यहाँ जो पोर्शन था बिहार वो बचा हुआ था, यहाँ गुजरात वाला पोर्शन था गुजरात, यहाँ मालवा वाला पोर्शन था मालवा, ये बचे हुए थे, इसके अंदर नहीं थे। तो जैसे ही हुमायूं राजा बनता है तो हुमायूं ने क्या काम किया? पहले यहाँ संभल नाम की जगह हुआ करती थी, यूपी में संभल, तो ये इसने अपने भाई अक्सरी को दे दी, अक्सरी को दे दी। ये वाला जो पोर्शन है काबुल गंधार है, काबुल गंधार, ये कामरान को दे दिया, काबुल गंधार है, ये इसने किसको दे दिया? कामरान को। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान का पोर्शन होता था, यहाँ पे आपका अलवर, ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो लाइन है थोड़ी और नीचे आएगी, यहाँ आएगी लगभग, ठीक है, और यहाँ हुआ करता था, एक्जैक्टली बताऊँ तो यहाँ आपको अलवर देखने को मिलता है, यहाँ आपको देखने को मिलता है अलवर। और अलवर जो दे दिया गया है वो किसको दे दिया गया है सर? हिंगाल को दे दिया गया है। और बाकी का जो पोर्शन है ये पूरा सर लाहौर का, मुल्तान का, दिल्ली का, अवध का, ठीक है, मध्य का, वो सब का सब किसने रखा? हुमायूं ने अपने पास रखा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो टुकड़े तो हो ही चुके थे, जितना पावरफुल पहले था उतना पावरफुल तो नहीं रहा। ठीक है, चलिए क्लियर जी। अब जब इतना टाइम नहीं रहा तो हुमायूं के ऊपर अलग अलग लोगों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी चीज को डिफ्यूज करने के लिए, ठीक है, मतलब हुमायूं उनको बताना चाहता था कि तुम कुछ भी कर लोगे तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसी चीज को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले इसने अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए कालिंजर अभियान किया। कालिंजर एक किला है जो यूपी के अंदर है, और कालिंजर किले पर अभियान करना इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कालिंजर एक ऐसा किला था जिसके ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा था। कालिंजर के ऊपर अगर ये कब्जा कर लेता, ठीक है, कालिंजर के ऊपर अगर ये कब्जा कर लेता तो ऐसी स्थिति में सब लोग इससे डरने लगते। अनिरुद्ध कह रहा है सर आप नोट्स नहीं ले रहे हो। अनिरुद्ध ये क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? आपसे नोट नहीं कर सकते? रेगुलर आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है उससे आप नोट नहीं कर सकते? आप कह रहे हो सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के रिगार्डिंग 1531 में हुमायूं के द्वारा क्या किया जाता है? कालिंजर अभियान किया जाता है, कालिंजर अभियान किया जाता है। ठीक है, चलो कालिंजर का जो अभियान था ये सफल रहा, ये सफल रहा, परंतु ये किले पर कब्जा नहीं कर पाया। सफल रहा, ठीक है, लेकिन किले के अंदर कब्जा नहीं कर पाया, किले के अंदर कब्जा नहीं, किले के अंदर ये कब्जा नहीं कर पाया, कब्जा नहीं कर पाया। जो कालिंजर नाम का स्थान है वो यूपी के अंदर आपको देखने को मिलता है, कालिंजर नाम का स्थान आपको यूपी के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ही लोगों को लगा कि किले के अंदर कब्जा नहीं कर पाया और कालिंजर यूपी के अंदर लगता है, ठीक है, ये यूपी के अंदर लगता है, याद रखना। ठीक है, तो होता क्या है सर, इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए लोगों को लगने लगता है कि किले के अंदर तो जा नहीं पाया, किले के अंदर तो जा नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हमला करो, क्योंकि जो कालिंजर यूपी के पास, बिहार के पास है यूपी में लेकिन बिहार के पास है। इसी चीज का ध्यान रखते हुए एक दोहरिया का युद्ध हो जाता है, हुमायूं के ऊपर अटैक किया जाता है महमूद लोदी के द्वारा 1531-32 में। हुमायूं पर महमूद लोदी के द्वारा अटैक किया जाता है, महमूद लोदी के द्वारा अटैक किया जाता है, के द्वारा अटैक किया जाता है, हुमायूं पर महमूद लोदी के द्वारा अटैक किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, महमूद लोदी के द्वारा अटैक कर दिया गया। ये अटैक जो है ये कहलाता है दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, बैटल ऑफ दोहरिया, बैटल ऑफ दोहरिया। इसका रिजल्ट आता है हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है। रिजल्ट इसका क्या था? हुमायूं वॉन द बैटल, हुमायूं वॉन द बैटल, वॉन बैटल, हुमायूं इस युद्ध को जीतता है। इस युद्ध को जीतने के बाद याद रखिए इसमें महमूद लोदी मारा जाता है, महमूद लोदी वाज किल्ड, महमूद लोदी वाज किल्ड, महमूद लोदी इस युद्ध में मारा। अब जैसे ही महमूद लोदी मारा जाएगा तो अफगानी सेना इसके अधीन क्या हुआ करता था सर? इसके अधीन हुआ करती थी अफगानी सेना, अफगानी सेना। अब ये अफगानी सेना जो है ये कहां जाएगी सर? अफगानी सेना की जो कमान है अफगानी सेना किसके अंडर चली जाती है? इसकी कमान कौन संभाल लेता है सर? अफगानी सेना की जो कमान है, मतलब हु विल नाउ हेड द अफगानी सेना, तो बेटा अफगानी सेना की जो कमान है वो चली जाती है फरीद खान के पास। फरीद खान का दूसरा नाम शेर खान भी था, जो आगे चल के शेर शाह सूरी बनेगा। शेर खान के हाथ नहीं क्यों गई? क्योंकि फरीद खान अर्थात शेर खान ये भी अफगानी था, ये भी एक अफगानी था, और सासाराम का रूलर था, और सासाराम का रूलर था। ठीक है, ये कौन था सर? अफगानी था और सासाराम का रूलर था, सासाराम का रूलर। मतलब इसने महमूद लोदी को मार दिया, लेकिन अफगानी सेना फरीद खान के हाथ में चली गई। इसके बाद हुमायूं ने 1532 में फरीद खान के अगेंस्ट चुनारगढ़ का किलाबंदी की, फरीद खान के अगेंस्ट, क्योंकि हुमायूं को पता था कि अभी वो बहुत ज्यादा फॉर्म में है। जब इनफॉर्म प्लेयर होता है ना, जब कोई इनफॉर्म प्लेयर होता है तो वो चाहता है कि जितने भी युद्ध आज ही निपटा लूं, ठीक है, आज ही निपटा लूं। तो इसने सोचा था कि 1532 चलिए यहाँ पे आइए हम, चलो इसका भी काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो इसका भी काम खत्म कर देते हैं। इसी का काम खत्म करने के लिए फरीद खान आया, फरीद खान पर, ठीक है, फरीद खान पर हमला किया, और इस हमले को कहा जाता है चुनारगढ़ की किलाबंदी। इस हमले को क्या कहा जाता है? चुनारगढ़ की किलाबंदी, चुनारगढ़ की पहली किलाबंदी, पहली किलाबंदी, चुनारगढ़ की पहली किलाबंदी। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। अब जो चुनारगढ़ की किलाबंदी होती है इसके अंदर जो फरीद खान होता है उसको पता था कि उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो हुमायूं के इस अटैक को रोक पाए। उस टाइम उसको पता था। तो इसके 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद
फरीद खान हार मानता है, फरीद खान हार मान गया, हार मान गया, फरीद खान हार मान गया एंड वो संधि कर लेता है एंड हुमायूं के साथ संधि की, हुमायूं से संधि की और अपने एक बेटे को हुमायूं के साथ भेजा, हुमायूं से संधि कर ली, बेटे के साथ हुमायूं को भेजा, हुमायूं ने भी सोचा चल कोई नहीं यार, कोई दिक्कत थोड़ी आने दो स्टोरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आने दो, बढ़िया है, ठीक है, हुमायूं ने सोचा चल कोई नहीं, इससे संधि कर ली, अब ये थोड़ी रूलर बनेगा, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, ये चीज इसने सोची, लेकिन इसको नहीं पता था कि फरीद खान इसी के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा है, इसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वो चीज आपको आगे पता लगेगी, इसको नोट करो फिर आगे। नीलेश मेरे बच्चे, सिंधिया जी जिनका किले का जिक्र आप अभी कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर किला है, ये मराठा एम्पायर के समय में आया था, और शायद इस बात को बताने में मुझे आपको बहुत अधिक खुशी होगी कि अभी मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा हूँ, और ये ठीक है आधुनिक भारत नहीं, मराठाओं का जिक्र आधुनिक भारत में किया जाता है, काश ये आधुनिक भारत होता तो मैं इस बारे में आपको जरूर बताता। खैर आपने बात बताई, मैं अच्छा लगा कि आपको अधिक जानकारी है, दैट्स अ गुड थिंग, इस तरीके के तथ्य बनाते रहेंगे हम लोगों को बताते रहेंगे। विजय का कहना है महमूद लोधी को तो बाबर नहीं मार दिया था, ऐसा कभी नहीं हुआ था, बाबर कहता है कि मुसलमानों का रक्त बहाना मेरे बस की बात नहीं, जबकि उसने बहुत लोग मारे थे, याद है, ठीक है, तो मारा जो गया था महमूद लोधी को हुमायूं ने मारा, एक रावण थी, हुमायूं को कह देता है कि हम आपके साथ अटैक नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है जी चलिए सर, हुमायूं ही क्यों रूलर बना, इसके और भाई भी तो थे, हुमायूं इन सभी में प्रभावशाली था, दूसरी चीज वो बाबर को बहुत अधिक प्रिय था, इसलिए ऐसा जितने समय जो हुमायूं था इसने यहाँ पे अपना एक्सपेंशन किया, इतने समय में हुमायूं ने अपना एक्सपेंशन यहाँ पे किया, इतने समय में जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इतने समय में 1532-33 में बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था, इसने मालवा पर अपना प्रभाव डाल दिया, मालवा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह ने मेवाड़ पर अटैक करने के बारे में सोचा, मेवाड़ में एक क्वीन रूल किया करती थी, मेवाड़ में एक क्वीन रूल किया करती थी, मेवाड़ की उन क्वीन का नाम क्या था, उम्मीद आपको पता होना चाहिए था, खैर मेवाड़ में क्वीन रूल किया करती थी जिनका नाम था कर्णावती, कुछ बुकों में कर्णावती देखने को मिलता है, कर्णावती नाम था, कर्णावती। वो हुमायूं को राखी पत्र भेजती हैं, वो हुमायूं को क्या भेजती हैं, राखी पत्र, हुमायूं को एक राखी पत्र भेजती हैं, राखी पत्र, जो राखी आप पहनते हैं ना, मेरे हाथ में राखी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं चल रहा है, राखी हाथों में बांधी जाती है वो वही राखी, एक राखी पत्र भेजते हैं, और इस राखी पत्र में कहा जाता है कि हमारी किंगडम की रक्षा करो और बदले में हो सकता है कि हमको टैक्सेशन वगैरह यहाँ से अवेलेबल करा। हुमायूं उस समय इस लेटर को रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन बहादुर शाह को इस बारे में पता चल जाता है कि जो मेवाड़ है वो मुगल्स की तरफ कहीं ना कहीं टिल्टेड है हल्का सा, क्योंकि उन्होंने जो मेवाड़ है उसने हुमायूं से हेल्प मांगी है। इस बारे में जब बहादुर शाह को पता लगता है तो बहादुर शाह पूरे मेवाड़ में अपना एक्सपेंशन नहीं करता है, मेवाड़ के कुछ हिस्से पर ही अपना कब्जा करके छोड़ जाता है, मेवाड़ के कुछ हिस्से पर ही अपना जो कब्जा है वो करके छोड़ जाता है, लेकिन चीजें यहाँ नहीं रुकती, फिर कहाँ रुकती है सर, उसके बाद जब इसके बारे में हुमायूं को बेसिकली पता लगता है कि राखी पत्र आया था, और जब वो बहादुर शाह के बारे में पूरी डिटेलिंग देखता है तो बहादुर शाह के बढ़ते प्रभाव के कारण हुमायूं के द्वारा बहादुर शाह पर अटैक कर देता है, अटैक और तब लड़ा जाता है आपका 1535 बैटल ऑफ सहारनपुर, इस बैटल में कौन जीता है सर, इस बैटल में हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य होता है, हुमायूं इस बैटल को जीत जाता है, हुमायूं इस बैटल को जीत गया, और यहाँ दूसरे पंथ बहादुर शाह इसको हार जाता है, अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है इसको, बहादुर शाह इसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, हुमायूं वॉन द बैटल। जब इस तरीके की चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इन प्रभावों से देखकर तो हमें लगता है कि वाकई में हुमायूं ने अच्छा शासन किया है और काफी अच्छे तरीके से अपने किंगडम को भी संभाला, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी चल रही है। जैसे हुमायूं इधर आ रहा है, हुमायूं का किंगडम बहुत बड़ा था, इसके जो ब्रदर्स थे वो इसका ख्याल नहीं रखते थे, इसके जो ब्रदर्स थे वो खुद इसके खिलाफ थे, वो खुद चाहते थे कि गद्दी से हट जाए, ठीक है, इस चीज का फायदा उठाता है कौन, फरीद खान। इतने समय में 1535 के समय में, इस समय के आसपास, आगे नोट करो फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे नोट हो जाएगा एक बार बता देना बेटा। सूरज का कहना है कि सर आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते क्या, आपने यही बताया है कि आपने ये जानकारी आपको किसी बुक में मिल जाए ना, बता दें। 1535 में बैटल ऑफ सहारनपुर होता है, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, बहादुर शाह इस युद्ध को जीत जाता है, हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है, बहादुर शाह को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे-धीरे, ठीक है, यहीं पे हम देखने को मिलेगा हुमायूं के बढ़ते प्रभाव के कारण फरीद खान यानी शेर खान, शेर खान भी अपनी जो टेरिटरीज है बंगाल और बिहार में एक्सपेंड कर रहा था, शेर खान भी अपने क्षेत्र को बंगाल और बिहार में एक्सपेंड कर रहा था, ठीक है, चलो बंगाल और विस्तार कर रहा था। उसके इसी विस्तारों के चलते हुमायूं को जब इस बारे में पता लगता है तो हुमायूं फरीद खान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक अभियान करता है। हुमायूं 1538 में 1538 में चुनारगढ़ का दूसरा अभियान करता है, चुनारगढ़ किले का दोबारा घेराबंदी, चुनारगढ़ का द्वितीय अभियान करता है। ये एक सोची समझी चाल थी, ये क्या थी, ये एक सोची समझी चाल थी शेर खान की। चुनारगढ़ का द्वितीय अभियान ये शेर खान के प्लान का हिस्सा था, शेर खान को पता था अगर मैं इस तरीके से एक्सपेंशन करूंगा तो हुमायूं मुझे रोकने के लिए जरूर आएगा। हुमायूं आया, उस जाल में फंस गया। हुमायूं ने चुनारगढ़ के द्वितीय अभियान पर आके चुनारगढ़ की घेराबंदी कर दी। ये घेराबंदी 6 माह तक लगी रही। एक सेना 6 माह तक अपने राज्य से बाहर थी, दिल्ली में रहते ही तो
अभी चुनाव चले गए, बिहार और यूपी बॉर्डर पे है चुनाव, लगभग हम बिहार कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब जब चुनाव जो है 6 महीने में मुगल सेना रह रही है, तो मुगल सेना को अच्छा खाना पीना तो मिल नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड, अच्छा खाना पीना तो मिल नहीं पाएगा। अब अच्छा खाना पीना नहीं मिल पाएगा ऐसी स्थिति में फिर भी वो उसके लिए घेराबंदी करके रखेंगे। लेकिन जब 6 महीने तक ये वहां पे लगी रही घेराबंदी, 6 महीने तक लगी रही, इसके पश्चात जब वो चुनावगढ़ किले में प्रवेश किया, उसके बाद उन्होंने चुनावगढ़ किले में प्रवेश किया। चुनावगढ़ एक बड़ा ही फेमस किला है, इसमें प्रवेश करने में इनको 6 महीने लगे। जब 6 महीने में इन्होंने इसमें किले में प्रवेश किया तो वहां पर फरीद खान नहीं था, वहां शेर खान या फरीद खान था ही नहीं, वहां शेर खान या इसी का नाम फरीद खान भी है बेटा, फरीद खान ये वहां पे नहीं था, ये है वहां नहीं था। इस बारे में जब हुमायूं को पता लगता है तो हुमायूं का दिमाग एकदम गुस्से में लाल पीला हो जाता है। अब हुमायूं का सिर्फ एक ही कहना था, आखिरकार ये क्या था और इसने मुझे धोखा क्यों दिया, इसने तो मेरे साथ संधि की हुई थी, लेकिन जब मैं इसे मिलने के लिए आया हूं तो इसने मेरे सामने सेना खड़ी कर दी जिसको हटाने में मुझे 6 महीने लगे, और जब मैं किले के अंदर पहुंचा तो किले में नहीं है। हुमायूं को ये चीज समझ में आ गई थी कि शेर खान जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाला है। इसी चीज को लेकर हुमायूं के अंदर एक बहुत गलत आदत थी जो आप में से किसी के अंदर नहीं, और अगर वो सच में होगी तो आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। हुमायूं के अंदर था कि अगर वो एक बार डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चयता बना लेता था तो उसको पूरा करने के बाद ही दम लेता था। हुमायूं के जीवन का उस टाइम से एक लक्ष्य था, शेर खान को ढूंढना, उसको मारना, उसको कत्ल करना चाहता था हुमायूं, ठीक है। चीजें आई, हुमायूं ने अपनी गुप्तचर लगाई, पता लगा कि शेर खान बंगाल में कहीं छिपा हुआ है, पता लगा कि शेर खान बंगाल में, हुमायूं की सेना बंगाल में 1538 के एंड में 1538 में हुमायूं की सेना बंगाल के लिए निकल गई। हुमायूं की सेना निकल जाती है बंगाल के लिए। रास्ते में वो देखते हैं कि बंगाल के अंदर एक ऐसा स्थान था जहां पर हजारों लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, और ऐसा लगता है कि वहां पे शेर खान के द्वारा में सारे कत्ल किए गए, ठीक है। तो वहां पे जो स्थान था वो गोर नाम का स्थान था, वहां गोर नाम का स्थान था, और ये जो गोर नाम का स्थान था इसको हुमायूं के द्वारा नामकरण किया जाता है। गोर स्थान का हुमायूं नया नाम रखता है, हुमायूं एक नाम रखता है जहानाबाद, जहानाबाद, हुमायूं एक नाम रखता है जहानाबाद, ठीक है। लेकिन जब बंगाल में पहुंचता है तो इसे वहां पे भी नहीं मिल पाता, शेर खान वहां से विदाया था। इसकी सेना को अपने वहां से निकले हुए कम से कम 1 साल हो चुकी थी, 1 साल से इसकी सेना को ना तो पर्याप्त भोजन मिला था ना कुछ और मिला था, ठीक है, ना तो कुछ भोजन मिला था ना कुछ और, जिस कारण से 1539 में बंगाल से वापस लौट रहा था। 1539 1 साल हो चुकी थी इसको, लगभग 6 महीने यहाँ 6 महीने आने जाने में लग गए थे। 1539 में बंगाल से लौट रहा था, बंगाल से लौट रहा था, और बंगाल से लौटने के दौरान एक स्थान पड़ता है, बंगाल से लौटने के दौरान एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं चौसा। जो गौर नाम का स्थान है कहाँ पे है बेटा, ये बिहार के अंदर है, गौर बिहार के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसको हम जानते हैं चौसा के नाम से। किन से नाम से जानते हैं भाई, इसको स्थान को हम जानते हैं चौसा के नाम से, याद रखो। तो बंगाल से लौट रहा था तो रास्ते में बिहार के आसपास के रीजन में एक चौसा पड़ता है, चौसा। हुमायूं को पता था, ठीक है, हुमायूं को पता था कि शायद शेर खान मुझे कभी भी मिल सकता है, और वही हुआ। चौसा 1539 में हुमायूं की हारी थकी सेना के ऊपर शेर खान ने अटैक कर दिया। चौसा में एक बैटल होता है, चौसा बैटल होता है 1539 में, किसके मध्य होता है, सही तो 2 लोगों के मध्य होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ये बैटल 2 लोगों के मध्य होता है, हुमायूं और शेर खान के मध्य, और शेर खान के मध्य। शेर खान वही है जो फरीद खान है, फरीद खान। इस बैटल में कौन जीता है, इस बैटल में फरीद खान जीता है, इस बैटल में फरीद खान जीता, हुमायूं इसमें हार जाता है। हुमायूं इतना हार जाता है कि हुमायूं को मजबूरी में नदी में छलांग लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नदी में छलांग लगाता तो वो मारा जाता। हुमायूं चौसा बैटल के बाद नदी में छलांग लगाता है, और आगे वाली पिछली बात इसे नोट करो, हाँ ठीक है। एक बच्चे अगर हरी नाम है सोचेगा, अगर सर ऐसे पढ़ाओगे तो 2 साल लग जाएंगे। हरी, काश आप आपसे पहले ऐसे पढ़े होते तो सर आप ज्यादा पढ़ाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 2 आदमी जा रहे होते हैं, उनके पास एक घोड़ा होता है, बाप बेटा होते हैं, वो कितनी शर्म नहीं है बाप के अंदर, बिल्कुल ही तमीज नहीं है इसमें, व्यक्ति और निकल कर जाता है, तो क्या करे, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, उसके बाद वो क्या करता है, वो दोनों ही चले जाते हैं, वो कहते हैं घोड़े को चलाते हैं। फिर एक आदमी और आता है, वो कहता है हम समझना चाहते तो समझिए। एक काम और किया जाता है हुमायूं के द्वारा, वो काम क्या किया जाता है, नदी में कूद गया, हुगली नदी में कूदा, नदी में कूदा, और नदी में इसको बचाया गया, नदी में इसको बचाया। क्या बता सकते हैं नदी में इसने किसको बचाया, किसी द्वारा इसको नदी में गिरने से बचाया गया, तो बता सकता है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम खान, क्या नाम था उसका, निजाम खान, वो इसको नदी में गिरने से बचा लेता है, निजाम खान, निजाम खान के द्वारा बचाया। निजाम खान था, निजाम खान मल्लाह, मल्लाह, मल्लाह एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो नाव चलाते हैं वो मल्लाह कहलाते हैं, ये मल्लाह, इसने इसको बचाया, और निजाम खान ने बचाया हुमायूं को, हुमायूं इस बात से खुश होकर जब हुमायूं दिल्ली पहुंचा, इस बात से खुश होकर जब हुमायूं दिल्ली पहुंचा तो उसने निजाम खान को एक दिन का सुल्तान बनाया, तो इसने निजाम खान को एक दिन का सुल्तान, एक दिन का सुल्तान, एक दिन का सुल्तान बनाया। जब वो एक दिन का सुल्तान बना था उसने अपने जीवन में सिर्फ एक काम किया, चमड़े के सिक्के चलवाए, चमड़े के सिक्के चलवाए, ताकि इसको लोग बहुत लंबे समय तक याद रखें, चमड़े के सिक्के चलाए ताकि इसको लोग बहुत लंबे समय तक याद रखें। फरीद खान को पता था कि मैं हुमायूं को एक पटक नहीं दे चुका हूं, हुमायूं को ये पता था, मतलब जो फरीद खान था उसको ये पता था कि मैं एक पटक नहीं दे चुका हूं। एक पटक नहीं मतलब होता है कुश्ती में दी जाती है, आप अगर खेलते होंगे पता होगा, नहीं खेलते होंगे कोई बात नहीं, मतलब जो फरीद खान था उसको ये पता था कि मैं एक बार हुमायूं को हरा चुका हूं, अगर एक बार हरा दूंगा तो काम तमाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए 1540 में, 1540 में फरीद खान अटैक कर देता है, फरीद खान या इसको शेर खान भी बोल सकते हैं, शेर खान अटैक कर देता है हुमायूं पर, अटैक हुमायूं पर अटैक कर देता है। हुमायूं के ऊपर यह किया गया अटैक, इस बैटल के अंदर फरीद खान जीत जाता है। इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है, बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज, कन्नौज युद्ध, जो आप कहना चाहें वो कन्नौज का युद्ध हो जाता है। इस बैटल के बाद फरीद खान वॉन, हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है, हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, छोड़कर भागा, हुमायूं दिल्ली छोड़कर भागा, हुमायूं दिल्ली छोड़कर जब भागता है
तो सबसे पहले जाइए पास, अक्सरी के पास। चलिए, बाद में हुमायूं जो है दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और ये जाता है सीधा अक्सरी के पास। किसके पास जाता है? अक्सरी के पास जाता है। याद रखना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अक्सरी भी उसको भगा देता है, अक्सरी भी उसकी कोई सपोर्ट नहीं करता, फिर वो जाता है हिंदाल के पास। फिर वो कहां जाता है? हिंदाल के पास जाता है। हिंदाल के गुरु हुआ करते थे मीर अली। हिंदाल के गुरु हुआ करते थे मीर अली। मीर अली अकबर पूरा नाम था उनका, याद रखें। हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है कहां? हिंदाल के पास। हिंदाल जो आपको राजस्थान के अंदर एरिया था ना, हिंदाल के पास था वो, हिंदाल के पास जाता है। हिंदाल जो है, हिंदाल के गुरु हुआ करते थे मीर अली। हिंदाल के गुरु थे जिनका नाम था मीर अली, जो रहा करते थे ईरान में। ठीक है, ईरान को फारस बोला जाता था उस दौरान। ईरान को क्या बोला जाता था? फारस। तो हुमायूं जो होता है हिंदाल के पास जाता है और हिंदाल जो होता है वो इसको ईरान भेज देता है अपने गुरु मीर अली के पास। ईरान में चला जाता है। अब इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, इसे नोट करें। ठीक है, ठीक है भाई, चलो जो फर्स्ट टाइमर्स है वो एक बार पढ़ लो। चेस्ट मत कीजिए। 1540 से लेकर 41 के बीच में, 1540 से लेकर 41 के बीच में हुमायूं ईरान में रहता है। ईरान में मीर अली यहाँ रहा, मीर अली अकबर, मीर अली अकबर के यहाँ रहा। ये व्यक्ति का नाम है मीर अली अकबर के यहाँ रहा। अब इस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी आपदा है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा होने के बावजूद भी ये आदमी अवसर ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढ लेगा अवसर? देखो, मीर अली अकबर की बेटी हुआ करती थी हामिदा बानो, इनकी बेटी हुआ करती थी हामिदा बानो। ठीक है, मैंने सोचा अरे जो हो रहा होने दो, अरे जो हो रहा होने दो, मैं तो इससे भैया अपना मजा लेता हूँ। ठीक है, जो बात मुझे चाहिए जिंदगी के मजे। तो मैं क्या करता है, वो इससे चक्कर चला लेता है, प्रेम प्रसंग कर देता है, सेटिंग बाज। ठीक है, प्रेम प्रसंग कर देता है इसके साथ, प्रेम प्रसंग। ठीक है, लव स्टोरी शुरू हो जाती है, प्रेम प्रसंग। ठीक है, और हामिदा बानो से इसका प्रेम प्रसंग चल जाता है। जब इस बारे में मीर अली अकबर को पता लगता है, अली अकबर को इस बात के बारे में पता लगता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हुमायूं था वो बेसिकली सुन्नी था और इसके बाद इनसे शादी करने के लिए उसको सिया बनना पड़ा था, है जी। लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आपकी बुक्स में नहीं देखने को मिलता। ऐसा कहा जाता है कि सिया था फिर सुन्नी बन गया, फिर सुन्नी था फिर सिया बन गया, इसका डिस्क्राइब नहीं होता, इसलिए वो पॉइंट में छेक रहा हूं। बस इतना लिख सकते हो, इसके सिया से सुन्नी बनने को लेकर यहाँ पे चीजें अलग अलग देखने को मिलती है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारा तो बस ऐसे मजे में। ठीक है, अब हामिदा बानो जो थी उनका निकाह हो जाता है इनके साथ। ठीक है, तो 1541 में इन दोनों का निकाह होता है, इन दोनों का निकाह होता है, निकाह यानी इनकी विवाह होता है, ठीक है, अर्थात विवाह, इन दोनों का विवाह होता है। और विवाह के पश्चात मीर अली अकबर इनको अपने यहाँ से निकाल देते हैं। मीर अली अकबर इसको ईरान से निकाल देते हैं। ठीक है, ईरान से निकाल दिया, इसको ईरान से निकाल दिया। इसके बाद 1541 और 42 के समथिंग, 1541 42 इस बीच में वो इंडिया आया, इंडिया आया। और इंडिया में कहां था सर? इंडिया में था राजस्थान में। राजस्थान में हुमायूं के मित्र हुआ करते थे, हुमायूं के मित्र हुआ करते थे। और हुमायूं के जो मित्र थे उनका नाम क्या था? राजा वीर साहब। राजा वीर साहब कहां के राजा थे? फटाफट बताओ, राजा वीर साहब कहां के राजा थे? राजा वीर साहब कहां के राजा थे? सबको जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो राजा वीर साहब के बारे में ना जानता। कहां के थे? फटाफट ये बताओगे आप, राजा वीर साहब कहां के? राजा वीर साहब के यहाँ वो काफी समय रहता है, यहाँ उसने निवास किया, यहाँ निवास किया। ठीक है, याद रखना। और यही राजा वीर साहब के यहाँ, यही राजा वीर साहब के यहाँ 1542 में अकबर पैदा हुआ, अकबर पैदा हुआ, अकबर born, अकबर born। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1545 में अपनी वाइफ और अपने बेटे को यहीं छोड़कर 1545 में, ठीक है, चलो हामिदा बानो एंड अकबर को यहीं छोड़कर, अकबर को यहीं छोड़कर ये अपने भाई के पास अफगान चला गया। हुमायूं अफगान चला गया, हुमायूं अफगान में, अफगान किसके पास गया था? अच्छा लगा तो था नहीं अफगान में, काबुल और कंधार में से भाई नहीं था, अफगान गया किसके पास? तो कामरान के पास, कामरान के पास। और कामरान से कहा कि मैं अपना साम्राज्य वापस चाहता हूं, तुम मेरी हेल्प करो। बहुत बढ़िया, बच्चों ने बता दिया कि सर ये जो शासक था अमरकोट का था, अमरकोट, शाबाश। ठीक है, ठीक है, कामरान के पास गया। अब इसी के रिगार्डिंग चीजें चलेंगी कल, ये कामरान के पास गया। अब ये अपना राज्य कैसे प्राप्त करेगा इस बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मुझसे, और इस बारे में हम बात करेंगे मंडे में। कल सैटरडे है, देन संडे है, और मंडे में मैं आपको फिर यहीं दिखाई दूंगा, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन।